नमस्कार, मैं हूं उत्कर्ष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला उत्तर प्रदेश। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी अजीत बिसारिया जी। अजीत जी ने आपको नमस्ते किया है। आज हम अजीत जी से बात करेंगे एक महत्वपूर्ण विषय पर। विषय है मिल्कीपुर का उपचुनाव, लेकिन साथ में विषय वो भी है जो इस वक्त सिर्फ उत्तर प्रदेश का नहीं, देश का नहीं, बल्कि विश्व का सबसे बड़ा आयोजन है। हम बात कर रहे हैं प्रयागराज महाकुंभ की, और इन दोनों ही बातों को जोड़ता है एक सवाल या एक कड़ी, एक शख्स, वो हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव। कैसे जोड़ते हैं? अखिलेश यादव महाकुंभ में गए अजीत जी, वहां पर उन्होंने स्नान किया और आपने पहले इस बारे में संकेत दिए थे अपनी खबरों के जरिए कि अखिलेश यादव महाकुंभ जरूर जाएंगे। हाँ, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मैं महाकुंभ में जाऊंगा, और आपने वो इशारा भी बताया था कि लोग 3 कारणों से जाते हैं। वो आपने खबर लिखी थी कि मैं 2 कारणों से जाऊंगा, दान करने और वहां पर पुण्य को पाने के लिए। लोग अपने पाप धोने भी जाते हैं। उन्होंने कहा मेरा तीसरा कारण नहीं लगता। सवाल ये है, और आपने इस बारे में एक विस्तृत, जिसे हम कह सकते हैं विस्तार या पीछे की कहानी को भी आज लिखा है, वही हम वीडियो पर अपने दर्शकों के लिए लेकर आना चाहते हैं। अखिलेश यादव के महाकुंभ में स्नान के क्या पॉलिटिकल मायने भी हैं? क्या राजनीतिक उसके निहितार्थ भी उस स्नान में छुपे हैं, और अगर हैं तो वो क्या हैं? देखिए, उसका अच्छी मतलब काफ़ी ये सवाल ऐसा है कि जो बहुत महत्वपूर्ण है जी उत्तर प्रदेश की राजनीति में। और जैसा हम लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो सत्ताधारी दल है, प्रायः ये आरोप लगाता रहता है कि समाजवादी पार्टी हिंदुओं के हित की बात नहीं करती है, सिर्फ मुसलमानों और अल्पसंख्यकों के हितों की बात करती है। उसके लिए मुस्लिम ही सर्वोपरि हैं। और इसके लिए वो जो पूरा बाबरी मस्जिद और या मंदिर मुद्दा पर जो हुआ, जो सपा सरकार में, मुलायम सिंह जी की सरकार में जो गोली चली, उससे भी उसको कार सेवकों को उससे भी वो जोड़ते हैं जी। और अखिलेश यादव लगातार ये संदेश दे रहे हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा उन्होंने बैठकें भी की, और वो बैठकें उन्होंने जो है ऐसी जगह से की जैसे मान लीजिए विसारण से की, अपने कार्यकर्ता सम्मेलन या अपना प्रशिक्षण शिविर। और इस बार वो ऐसा नहीं है कि वो कुंभ में पहली बार गए हैं, लेकिन भाजपा लगातार इस मुद्दे को लेकर हमले तेज करती है। तो वो इस बार न सिर्फ गए, उन्होंने उसका बाकायदा अपने समय रहते, चाहे वो हरिद्वार में गए हो, गंगा स्नान किया हो, या कुंभ में उन्होंने स्नान किया हो, इसका अपने एक्स के माध्यम से उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से सबको जानकारी दी। और ये सपा की एक रणनीति का हिस्सा है। मैं आपको जो बताऊं कि अखिलेश यादव जितने भी इन दिनों पब्लिक गैदरिंग्स की जगह पर जहां भी जा रहे हैं, तो वो ना कोई संदेश देना चाहते हैं। उसके बाद वही निहितार्थ समझना चाहता हूं। हाँ, उनका निहितार्थ एकदम बहुत स्पष्ट, जो वो संदेश देना चाहते हैं कि हम, अखिलेश यादव कहते भी रहे हैं कि हम भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं, हम सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, और यही वजह है कि कुंभ हमारे लिए आस्था और परंपरा का स्थान है, जिसके तहत हम यहाँ आए हैं। और उसके माध्यम से वो हिंदुओं को एक संदेश देना चाहते हैं कि हम हिंदू धर्म को, हम सनातन धर्म को मानने वाले हैं, लेकिन इसके नाम पर हम वो सब कुछ नहीं करते जो भाजपा या सत्ताधारी दल या उसके नेता करते हैं। हाँ, मतलब मैं यही पूछना चाहता, क्योंकि देखिए अखिलेश यादव ने जब वो प्रयागराज गए तब भी उन्होंने 1-2 सवाल उठाए थे। उन्होंने वहाँ पर कुंभ में व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने प्रयागराज मेला क्षेत्र में जो कैबिनेट हुई उसको लेकर भी अपने सोशल मीडिया पर सवाल उठाया था। उसके बाद वहाँ पर कुंभ शुरू होने से पहले कुंभ बुलेटिन वो अपने सोशल मीडिया पर लेकर आ रहे थे। बहुत स्पष्ट बात है कि धर्म के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। यह सपा की लाइन है। क्यों? हम लोग बार-बार और वीडियो में भी बात कर चुके हैं कि जब धर्म के नाम पर राजनीति होगी तो भाजपा को फायदा मिलेगा। जी, तो वो मैसेज है। अब इससे जुड़ा एक सवाल और, जो मैंने सबसे शुरू में भी कहा, उत्तर प्रदेश का जो दूसरा सबसे चर्चित विषय इस वक्त है अजीत सर, वो ये है कि मिल्कीपुर में उपचुनाव हो रहा है। पहले भी उपचुनाव हुए, 9 उपचुनाव हुए, हमने देखा। आपके साथ में ग्राउंड रिपोर्ट पर भी गया था, हम लोग जमीन पर भी देखे। लेकिन भले ही ये एक सीट है, कोई फर्क नहीं पड़ता उत्तर प्रदेश की विधानसभा पे कि ये सीट कौन जीतता है, उससे कोई समीकरण नहीं बदलने हैं, लेकिन मैसेज बहुत भारी है। देखिए, उसको लेकर सभा की रणनीति ये मैं एक मिनट आपको कहूंगा कि जो कुंभ में स्नान है, और अखिलेश यादव ने जिसका सोशल मीडिया के माध्यम से सब जानकारी दी, ये मिल्कीपुर चुनाव के मद्देनजर भी है। ये कनेक्शन समझाइए। हाँ, क्योंकि भाजपा लगातार, मिल्कीपुर माने अयोध्या, और अयोध्या जो है वो हिंदुओं का
पूरे हिंदुस्तान में, पूरे दुनिया में आज सबसे बड़े तीर्थ स्थल के रूप में उभर रहा है, सबसे बड़े आस्था केंद्र के आस्था का केंद्र के रूप में बदल रहा है वह है। और जो विद्वान हैं, जो जानकार हैं, वो तो यहाँ तक कहते हैं कि जैसे ईसाइयों के लिए वेटिकन सिटी है, मुसलमानों के लिए मक्का मदीना है, वैसे हिंदुओं के लिए आने वाले समय में सबसे बड़े केंद्र के रूप में पूरी दुनिया में अयोध्या को, और वहाँ ये मिल्कीपुर सीट है जी, उस जिले का, ये मिल्कीपुर सीट उस जिले में पड़ती है जी, यहाँ और यहाँ लोगों की आस्था जुड़ी है जी, भगवान श्री राम से जुड़ी है, भगवान श्री राम के भी उस राम लला के रूप से जुड़ी है, जहाँ वो लला रहे, बच्चे बालक रूप रहे जी, बालक राम के रूप में वह रहा। तो वहाँ के लोग राम से बहुमत आबादी जो है वो इतनी ज्यादा जुड़ी हुई है। इनको ये संदेश देना भी जरूरी था कि हम भी सनातनी हैं, हम भी भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं, हम भी जो है वो भगवान श्री कृष्ण के उपासक है, भगवान राम। हाँ, धर्म से दूरी नहीं है, धर्म से दूरी नहीं है, लेकिन हम धर्म के सकारात्मक पक्ष को मानते हैं। और ये अखिलेश यादव का ऐसा नहीं है कि ये सोच जो है वो अखिलेश यादव की उपज है। लोहिया जी भी ये कहते थे, हम कट्टर हिंदुत्व के खिलाफ हैं, लेकिन हम एक रैशनल हिंदुत्व, हम एक जो रैशनल हिंदुत्व होता है, जो उदार हिंदुत्व होता है, हाँ, रामकृष्ण शिव से बैर जो सबको साथ लेकर चलने वाला हिंदुत्व है, हम उसके साथ हैं। तो अब जो मैं पूछना चाहता था कि देखिए मिल्कीपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चले गए, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी अपनी जनसभा कर ली। जब हम इस पूरी बातचीत को रिकॉर्ड कर रहे हैं उस वक्त तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोबारा जाने की वहाँ योजना बना रहे हैं। एक सवाल जो उपचुनाव के दौरान भी हमने पूछा था और तब भी आपने इसका जवाब दिया था, वही मैं पूछता हूँ, समाजवादी पार्टी की रणनीति क्या है? क्योंकि जो सबसे बड़े चेहरे हैं वो खुद अखिलेश यादव हैं, वो अब तक मिल्कीपुर चुनाव घोषित होने के बाद नहीं गए हैं। हाँ, जमीन पर नेता हैं, धर्मेंद्र यादव वहाँ पर मौजूद हैं, प्रिया सरोज जो सांसद है वो वहाँ मौजूद हैं। हमने देखा कि वहाँ पर खुद अवधेश प्रसाद जो कि सांसद हैं, उन्हीं की बेटे अजीत प्रसाद लड़ रहे हैं, वो वहाँ मौजूद हैं। कुछ और स्थानीय कार्यकर्ता पे भी वहाँ पर लगे हैं। लेकिन बड़े चेहरों की और समाजवादी पार्टी की मिल्कीपुर चुनाव की रणनीति क्या है? एक एंगल हम डिस्कस कर चुके हैं, जो आपने मीडिया वाला बताया था कि क्यों वो दुनिया भर की मीडिया को वहाँ बुला रहे हैं, आपने वो समझाया था। पार्टी की चुनावी रणनीति पर आज सवाल। देखिए, हम समाजवादी पार्टी की मिल्कीपुर चुनाव को लेकर रणनीति की बात करें तो समाजवादी पार्टी की बहुत स्पष्ट रणनीति है कि हम अपनी रणनीति का खुलासा नहीं करेंगे। ठीक है, वो क्या रणनीति है? अखिलेश यादव व्यक्तिगत बातचीत में जब अनौपचारिक बातचीत करते हैं, व्यक्तिगत मतलब अनौपचारिक बातचीत करते हैं पत्रकारों के साथ, जब या ऑन कैमरा होते हैं, तब वो एक बात बोलते हैं। मैं एक लाइन बस रोकूं और अपने दर्शकों को बता दूं, अजीत जी बहुत विनम्रता के साथ जब ये कह रहे हैं पत्रकारों के साथ बातचीत, अजीत जी की भी अखिलेश यादव जी से बातचीत जब होती हैं, अनौपचारिक भी औपचारिक भी, एक इंटरव्यू पूरा का पूरा था जो अजीत जी ने किया था, उसे भी आप पढ़ सकते हैं। और इसलिए भी बताना जरूरी होता है कि कई बार ऑफ कैमरा जानकारियां हमें होती हैं जी। तो अखिलेश यादव जी अनौपचारिक बातचीत में ये बात कहते हैं कि भाजपा एक बड़ी पार्टी है, इनके पास हमारे मुकाबले कहीं ज्यादा संसाधन है, अगर हमने अपनी रणनीति बता दी इनको तो इस रणनीति का वो काट ढूंढ लेंगे। इसलिए देखिए, ऐसा नहीं है लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव नहीं गए या उनके परिवार का कोई सदस्य वहां अभी तक प्रचार के लिए नहीं गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सपा मिल्कीपुर में कोई कम ताकत झोंक रही है। वहां जितने जातीय नेता हैं, अवधेश प्रसाद जी तो वहाँ हैं, जो उनके प्रत्याशी अजीत प्रसाद जी के पिताजी हैं, सांसद हैं, उसके अलावा जो है वहाँ रामाचल, राजभर, लालजी वर्मा, ये जितने जातीय नेता हैं, प्रिया सरोज, सब लोग ये सब जातीय नेता वहाँ जुटे हुए हैं। लेकिन क्या है, सपा की एक रणनीति है कि हम इसका प्रचार नहीं करेंगे, और उनको लगता है कि अगर हम अपनी राजनीति का प्रचार करेंगे तो भाजपा उसका बूथ स्तर पर जाकर काट ढूंढ लेगी। और मैं आपको बता दूं, सपा ने अपनी इसी रणनीति पर चलते हुए लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बनने का उसको अवसर प्राप्त हुआ, वो इसकी यही रणनीति थी। हाँ, जहां तक आप बात कह रहे हैं कि ये लोग नहीं गए, ऐसा नहीं है। मेरी जो जानकारी है 30 तारीख को, 30 अब तक नहीं गए, कब जा रहे हैं उसका आप बता दीजिए। हाँ, 30 जनवरी को डिम्पल यादव का वहाँ रोड शो है जी, जो जानकारी है, और 3 तारीख को 3 फरवरी को जिस दिन प्रचार का आखिरी दिन है, उस दिन अखिलेश यादव जाएंगे। और अखिलेश यादव बिल्कुल प्रचार का आखिरी दिन उन्होंने जनसभा के लिए चुना है, तो ये उनकी एक रणनीति है, बहुत सोची समझी रणनीति है। ये कोई यूं ही फैसला नहीं है कि भाई जब समय मिल रहा है तो जा रहे हैं या उसको महत्व तो नहीं दे रहे हैं, नहीं, मिल्कीपुर चुनाव को वो पूरा महत्व दे रहे हैं। जहाँ तक रिकॉल वैल्यू बनी रहे, शायद इसलिए आखिरी दिन जा रहे हैं कि वो प्रचार पे जो बातें कही जाएं वो बिल्कुल लोगों के स्मरण में रहे, ये ना हो कि उसके बाद। एक बात और भी है, अगर जा रहे हैं, बहुत बड़ी जनसभा होगी,
भाजपा को उसको काट ढूंढने के लिए कम समय मिलेगा, वक्त नहीं मिलेगा, वक्त नहीं मिलेगा। ये उनकी वो डोर टू डोर पे ही मिल पाएगा, प्रचार नहीं हो पाएगा। प्रचार नहीं पाएगा, ये उनकी एक रणनीति है। वैसे तो सपा को लगता है कि अगर उन्होंने देख लिया किस इलाके से ज्यादा लोग आए हैं, किस बूथ से ज्यादा लोग आए हैं, तो उनके कार्यकर्ता लगे हैं, उनके पास संगठन लगे हैं, वहां ये मैनेज करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके बाद इतना कम समय होगा कि इनको जो है। एक आखिरी सवाल अजीत सर, काफी समय आपका लिया, लेकिन एक आखिरी सवाल जो कि इस वक्त मुझे लगता है उत्तर प्रदेश से थोड़ा बाहर निकले, लेकिन देश की राजनीति के सबसे बड़ा जरूरी है। अखिलेश यादव जिस दिन महाकुंभ में जाकर त्रिवेणी स्नान करते हैं, उसके अगले ही दिन, संयोगवश अगले दिन, इस तरीके का एक बयान हमें देखने को मिलता है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से, जहां वो गंगा स्नान के बारे में अपनी एक टिप्पणी रखते हैं कि गंगा स्नान एक तरीके का इसलिए भी कि मूल मुद्दों से ध्यान हटाया जाए जनता का, इसलिए वो गंगा स्नान की तस्वीरें नेताओं की आ रही हैं। वो उनका आक्षेप, उनका कमेंट पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर था। गृह मंत्री अमित शाह उस दिन गंगा स्नान कर रहे थे, त्रिवेणी स्नान कर रहे थे, वो उनके लिए था। अब मैंने इस बयान का जिक्र क्यों किया? अखिलेश यादव, हमारी जो जानकारी है, 30 जनवरी को जिस दिन डिम्पल यादव, आपने जैसा बताया, मिल्कीपुर में रोड शो कर रही होंगी, वो दिल्ली में होंगे और संभवतः दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए वो प्रचार करेंगे। रोड शो भी कर सकते हैं ताकि 2-3 विधानसभाओं में वो असर हो, जहां खास तौर पर उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के लोग ज्यादा रहते हैं। वहां पर उनका रोड शो सीधा सीधा कांग्रेस के खिलाफ होगा। आप माने ना माने, लेकिन कांग्रेस वहां एक विपक्षी पार्टी के तौर पर लड़ रही है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के संबंध, क्या इन एक्टिविटीज का, उस बयान के आने का और अखिलेश यादव के रोड शो का, क्या कोई इसका असर पड़ेगा? देखिए, पहली बात, जहां तक मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष के बयान का मामला है, तो उस पर बात करने का यहाँ इसलिए भी नहीं है ज्यादा मतलब, मुझे लगता है क्योंकि उन्होंने उस पर खेद प्रकट कर दिया है और सार्वजनिक रूप से मीडिया में उनकी बात आई है कि मैं अगर किसी से इस बयान से किसी की भावना को आहत करने का आहत हुई है तो मैं माफी मांगता हूँ, ये उन्होंने बोला है। एक बात। दूसरी बात है कि कांग्रेस पार्टी हो या सपा हो या जो एनडीए का जितना भी खेमा है, वो ये बात को पहली बार इंडिया का जो खेमा है, वो लगातार ये कहता रहता है कि भारतीय जनता पार्टी धर्म का इस्तेमाल चुनावी फायदे के लिए करती है। इनके लिए धर्म का मतलब है चुनावी फायदा, नहीं होगा तो फिर उसको नहीं उठाएंगे। तो कोई ऐसी बात नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो खड़गे जी ने कोई ऐसी बात कही है जो पहली बार कह रहे हैं, और अगर शब्द अलग हो सकते हैं, मूल भावना वो रही है विपक्षी दलों की। दूसरी बात है, दिल्ली में अखिलेश यादव के प्रचार को लेकर ये कहा जाए कि सपा और कांग्रेस के संबंधों में कोई दरार पैदा हो गई है, इस नतीजे पर पहुंचना उचित नहीं है। क्यों? नहीं, मैंने इसलिए आपसे पूछा कि क्या कोई असर होगा। हरियाणा के चुनाव में हम देखते हैं समाजवादी पार्टी ने आम आदमी पार्टी का खुला समर्थन नहीं किया। नाराजगी थी टिकट वितरण को लेकर कांग्रेस को हरियाणा विधानसभा चुनाव में, इसके बावजूद उन्होंने आम आदमी पार्टी का समर्थन नहीं किया। क्यों? क्योंकि वहां भाजपा को जो चुनौती दे रही थी हरियाणा में, वो कांग्रेस दे रही थी। दिल्ली में अखिलेश यादव का बहुत स्पष्ट कहना है, समाजवादी पार्टी के नेतृत्व है, वो समय समय पर इसको स्पष्ट कर रहा है कि जिस राज्य में इंडिया गठबंधन का जो घटक मजबूत है, हम उसके साथ खड़े। अब आप बताइए, दिल्ली में कांग्रेस मजबूत है या आप? नहीं, मैं तो किसी ऐसी भविष्यवाणी पर ज्यादा जनता करती, लेकिन ये समाजवादी पार्टी का मानना है कि आम आदमी पार्टी में हम मजबूत नहीं। आज की स्थिति में हम जो देखेंगे वो पिछले चुनावों के लिहाज से देखेंगे, 2 चुनावों से आम आदमी पार्टी वहां बहुमत में है, संगठन के लिहाज से देखेंगे, सक्रियता के लिहाज से देखेंगे दिल्ली में। हाँ, तो 2 बार अपने दम की सरकार और 3 बार अपने दम की सरकार, आप यूं कह लें, आई। लगातार वो सक्रिय है वहाँ, लगातार वहाँ उनका दल काम कर रहा है। कांग्रेस जमीन पर उतर के काम कर रहा है, मुद्दे उठाते हैं, जहाँ दूसरे राज्य की सरकारें पानी रोकती हैं उसको उठा, तमाम बातें करते हैं। क्या ये, मैं एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, मैं जो आपसे कहना चाहता हूँ कि ये काम कांग्रेस में उतनी सक्रिय नहीं दिख रही है, आज भी जमीन पर उतनी, ये सच्चाई है। और इसलिए अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी का जो स्ट्रेटजी है वो उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। आप हाना में भी इसको बता सकते हैं, क्या ये उस परसेप्शन को या उस दिशा में आगे बढ़ने की कवायद है जिसको इंडिया अलायंस के घटक दल अलग अलग समय पर कहते हैं कि आप कांग्रेस इस बात को समझे कि राष्ट्रीय चुनाव में कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका निभाए, लेकिन राज्यों के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए कांग्रेस को सैक्रिफाइस भी करना चाहिए, वो छोटे भाई की भूमिका पे आए। वो सिर्फ ये दलील नहीं दे सकती कि वो राष्ट्रीय पार्टी, इसलिए उसको ज्यादा स्टेक मिले। क्या ये उस माहौल को बनाने की कोशिश है जो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बड़ी हो जाएगी, बंगाल में टीएमसी बड़ी हो जाएगी, दिल्ली में आम आदमी पार्टी बड़ी हो जाएगी, और इस तरीके से अलग अलग राज्यों में, बिहार में? एकदम बिल्कुल आपकी सही बात है कि कोई भी क्षेत्रीय दल ये नहीं चाहेगा जो वहाँ मजबूत है कि वहाँ कांग्रेस मजबूत हो। क्योंकि क्षेत्रीय राजनीति में, राज्यों की राजनीति में अगर कांग्रेस मजबूत होगी, यूपी का ही ले, तो भाई जाहिर है इससे सपा को नुकसान होगा, तो वो कभी नहीं चाहेंगे। और ये उनकी एक स्ट्रेटजी है कांग्रेस को रोकने के भी और कांग्रेस का साथ लेने के भी।
भाई दिल्ली के चुनाव में हम सॉरी दिल्ली मतलब राष्ट्रीय चुनाव लोकसभा चुनाव में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का हमें साथ लेना जरूरी है, भाजपा को हराने के लिए ठीक है, लेकिन वहीं राज्य के चुनाव में कांग्रेस से हमको खतरा भी है। ठीक बात है ना। तो पॉलिटिक्स में हर क्षेत्रीय दल इस बात को ध्यान में रखता है और मैं समझता हूँ उसको ध्यान में रखना भी चाहिए। अब उस दल के नजरिए से बात करें हम लोग जी, तो वो कर रहे हैं और इसमें कहीं इसको ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं एक बात आपको बार बार मैं कहता हूँ, अपने पत्रकार साथियों को भी कहता हूँ और मैं यहाँ दर्शकों के लिए भी मैं ये बात कह रहा हूँ कि राजनीति जो होती है वो बिल्कुल एकदम स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती। हाँ, उसका सेट फार्मूला नहीं है। सेट फार्मूला नहीं है उसका। एक जगह आपको ऐसा लगेगा कि साथ हैं और अगले ही पल आपको लगेगा कि उनके बीच में मत भिन्नता है और यही राजनीति का दर्शन है। और ये राजनीतिक दर्शन के जो विद्यार्थी हैं उसको बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। कोई मैं नई बात नहीं कह रहा हूं। राजनीति का ये द्वंद्व है जो हमें समझना चाहिए। जब हम इसको नहीं समझेंगे तो हम गलत नतीजे पर पहुंच जाएंगे। हम लोग न्यूज रूम में अक्सर ये बात कहते हैं कि अजीत जी को एक प्रोफेसर की भूमिका में भी हम लोग पाते हैं कई बार कि वो इतने स्पष्ट तरीके से और अच्छे तरीके से समझाते हैं। जो राजनीति का दर्शन है वो आपने समझा। आपको ये पूरी चर्चा कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन सबसे पहले अजीत सर बहुत बहुत शुक्रिया कि महाकुंभ से लेकर मिल्कीपुर और मिल्कीपुर से लेकर फिर देश की सियासत में समाजवादी पार्टी के अपने कदमों से जो फर्क पड़ सकता है या जो निहितार्थ हैं उसको बताने के लिए, हमारे तमाम दर्शकों को समझाने के लिए और हमारे तमाम दर्शक आप महाकुंभ से लेकर मिल्कीपुर से लेकर तमाम वो कवरेज जो है वो हमारे उजाला उत्तर प्रदेश पर देख सकते हैं। ये चर्चा आपको कैसी लगी या समाजवादी पार्टी और उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ा कोई सवाल हो तो कमेंट पे लिखें ताकि उन सवालों पर भी हम आपको न्यूज रूम से ऐसे ही चर्चाएं लेकर आगे भी आते रहें। आप दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। अजीत सर आपका भी शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।